हरियाणा हमारे साथ है टीवी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दर्शकों को दोबारा बता दूं कि आप संस्थापक है वरित्रा फाउंडेशन के और आप रेवाड़ी जिले से बिलोंग करते हैं। आप खुद को एक किसान और किसान का बेटा मानते हैं। तो आप एजुकेशन के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं। अभी पिछले 2-3 साल से आप काम कर रहे हैं। आपने पढ़ाई भी दिल्ली से करी और मुंबई से करी है। आपने काम भी करा है बाहर। तो अभी हरियाणा में एजुकेशन के क्या हालात है? नमस्कार प्रशांत, यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका 2-3 चीजों पे ध्यान थोड़ा सा बांटना चाहूंगा। सबसे पहले ये है कि आपने देखा होगा सरकार ने 2-3 दिन पहले शराब के ठेके चालू कर दिए हैं और उस पर लगी भीड़। तो एजुकेशन पर जाने से पहले हम ये देखेंगे कि समाज जो है आज दारू पर डिपेंडेंट है। समाज जो है हमारा कि हम ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे समाज की कि हमें दारू पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अब अगर शिक्षा की बात आती है, एजुकेशन की बात अगर आती है, तो आप ये देखिएगा कि कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, हमने एजुकेशन में बहुत प्रोग्रेस किया है, और दूसरी तरफ हमारे पास ये समस्या है। तो जब महामारी आती है तो महामारी में सबसे पीड़ित जो होते हैं वो बच्चे और महिलाएं होती हैं। वो मतलब आप चाहे वर्कर की कैटेगरी ले लीजिएगा, फार्मर की कैटेगरी ले लीजिएगा, आप मतलब हर कैटेगरी में सबसे नीचे पायदान पर जो होते हैं वो महिलाएं और बच्चे होते हैं। तो अब ये देखिएगा आप, जब ये जो लोग इतना लाइन लगा रहे हैं शराब के दुकान पर, तो ये घर पे बच्चों और महिलाओं के साथ क्या कर रहे होंगे। तो जिन गांवों में हम काम करते हैं, कुछ गांवों में इतनी बुरी हालत है कि महिलाएं कमाने जाती हैं और स्पेशली मनरेगा वर्कर्स हैं वो, और उनके पति जो हैं दिन भर जुआ खेलते हैं और शराब पीते हैं, और वो रात में आए महिलाओं और बच्चों को पीटते हैं। तो अब ऐसे हाल घरों में बच्चों और महिलाओं का बहुत बुरा हाल है। आपने सुना भी होगा अक्सर कि जब से लॉकडाउन बढ़ा है, लॉकडाउन चालू हुआ है, तब से महिलाओं के प्रति शोषण के केसेस बढ़ गए हैं। बच्चों के प्रति नहीं, हमारे यहाँ पे रिपोर्ट ही नहीं होता है। बहुत कम केसेस रिपोर्ट हो पाते हैं। नहीं, देखिए, ये तो एक बहुत ही, मेरे हिसाब से, मेरे निजी तौर पर, देश की अर्थव्यवस्था को कंधा देने के लिए जो सरकार अपना डिफेंस कर रही है, वो बोल रही है कि हमने शुरू किया है। पर जैसा कि आप बता रहे हो कि इतनी बड़ी लाइन खड़ी हो गई है, डोमेस्टिक वायलेंस जो आप बोल रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ी है। तो इसको भी एक किस्म से हम सिर्फ एजुकेशन से ही कम कर सकते हैं। तो मेरा इसलिए आपसे पूछना है कि अभी एजुकेशन के क्या हालात हैं? हाँ, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ प्रशांत। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास, देखिए, हमारा कृषि प्रधान देश है, हमारे पास इतने सेक्टर्स और भी है, लेकिन सरकार को ये कहना पड़ रहा है कि हमारा जो है वो टैक्स कलेक्शन जो है दारू बेचने से आएगा, दारू बेचने से हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो एक होता है कि अगर लोग जो हैं कि चलो सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं लोगों के अंदर, उस वजह से उनके लिए खोला जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो अर्थव्यवस्था चलाने के लिए खोला जा रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं हमें अपनी एजुकेशन पे रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। दूसरा जो है, एजुकेशन पर ये रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि हमारे समाज में बच्चों और महिलाओं का स्थान हमेशा बहुत नीचा रहा है, ठीक है। जैसे कि हमें बताया जाता है कि डंडे से मारने की प्रथा जो चलती थी हमारे स्कूलों में, तो उससे क्या होता है, या फिर घर पे माँ बाप के द्वारा पीटने की, ठीक है। तो अभी मैं आपको थप्पड़ मूवी से वाकिफ कराना चाहूंगा। आप अगर हरियाणा के हर घर में वो मूवी दिखाएंगे तो लगभग लगभग लोग यही कहेंगे कि ये लड़की जो कर रही है वो गलत है। एक थप्पड़ की तो बात है, बात एक थप्पड़ की नहीं है। बात ये है कि गलत कोई कर नहीं सकता, अगर वो गलत करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो अभी जो गलत करने के खिलाफ अभी जो गाने बन रहे हैं, आप ये देखिएगा हरियाणा में जो गाने बन रहे हैं वो सारे जो हैं वो स्टोकिंग पर हैं कि लड़की का पीछा कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। अब आपके पढ़े लिखे जो युवा वर्ग है वो युवा वर्ग के गाने सुन रहा है। टिकटॉक पे जो वीडियोस बन रहे हैं वो ज्यादातर वीडियोस इस तरह के बन रहे हैं। यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां थी, और मैं जनरल बात की कर रहा हूँ, लॉकडाउन के बाद क्या हो रहा है, तो सामाजिक जो बुराइयां होती है इस तरह की, ये बहुत नेगेटिव असर पड़ता है इनका हमारे बच्चों पर और उन महिलाओं पर। और बच्चों और महिलाओं की जब मैं बात करता हूँ तो शिक्षा से ये दो लोग सबसे ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। गांवों में माता पिता को इतना ज्यादा टेंशन नहीं होती है बच्चों की पढ़ाई को लेके, माता को होती है। माँ ही उसका बच्चों को देखती है कि वो स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो स्कूल के आने के बाद पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर
अब माँ के साथ घर में ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है तो साइकोलॉजिकली बच्चों के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है उसका। अब दूसरा ये आ रहा है कि बच्चे जब इतने लंबे टाइम तक घर पे नहीं रहे थे, क्योंकि बच्चे लगातार स्कूल जा रहे थे, तो माँ बाप की भी थोड़ी सी जो है आसानी हो जाती थी। और अब लेकिन माँ बाप भी घर पर है, बच्चे भी घर पर हैं, तो इससे जो है बच्चों को भी दिक्कत हो रही है और माँ बाप को भी दिक्कत हो रही है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे बात ही नहीं किया जा रहा, इस मुद्दे पर बात ही नहीं किया जा रहा। आज भी हम मुद्दे पे किस पे बात करते हैं? हम बात करते हैं तो सिर्फ एबीसीडी की बात करते हैं कि बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज का मैंने आपसे बातचीत करते हुए इसलिए शुरू जो किया वो वहां से शुरू किया कि हमें जो है किताबी ज्ञान से थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा। किताबें बच्चे पढ़ लेंगे, 2 महीने बच्चे अगर किताब नहीं पढ़ने पाए, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। मगर बच्चों की जिंदगी में 2 महीने में जो ये टॉर्चर आने वाला है, उस टॉर्चर से बच्चों की किताबी ज्ञान भी कम होगा और बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ेगा। और हमारे यहाँ पर मेंटल हेल्थ पर, सेक्स एजुकेशन पर बात ही नहीं होती है। मेरा मेरा आपसे इनका जो सवाल है यही था, गाँवों आपने में मेंटल हेल्थ की बात करी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने फाइनली किसी ने मेंटल हेल्थ की बात करी। ज्यादातर लोग सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बात करें, तो मेंटल हेल्थ के लिए अभी आपको क्या लगता है, अभी हम कितने पिछड़े हुए हैं सेक्स एजुकेशन और मेंटल हेल्थ के लिए, और इसको क्या आप क्या ये लगा जरूरत सकते है हैं। खुद को सुधारने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है प्रशांत। मेंटल हेल्थ को हमारे यहाँ पे अभी लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। मतलब अभी भी आप अगर आपको मान के चलिए कोई मानसिक परेशानी है, आप हल्का सा डिप्रेशन में भी अगर आप हैं और आप कहें कि मैं मतलब डॉक्टर के पास जाना चाह रहा हूँ, तो लोग आपको बीमार समझेंगे। ठीक है, लोग ये नहीं कहेंगे कि आप जाइए, आप जो है काउंसलर के पास जाइए, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। लोग ये समझेंगे कि आप बीमार हैं। तो मेंटल हेल्थ को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता यहाँ पर, उनको सपोर्ट ही नहीं मिलता। तो अक्सर जो है गांवों में मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि इनको मिर्गी, मतलब कोई बोलता है कि इनको महाराज के पास ले जाया जाता है, ठीक है, वो पागल है। तो जो नॉर्मल अगर उनको काउंसलर के पास ले जाया जाए, जो नॉर्मल मेडिकेशन के साथ ठीक हो सकते हैं, उन लोगों को यहाँ पे इतना ज्यादा खींचा जाता है कि क्योंकि इसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। धीरे धीरे अब रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हम बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। आप ये लगा सकते हैं कि हमारे देश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में यूथ सेंटर नहीं है, काउंसलिंग सेंटर। जब मैं यूथ काउंसलिंग सेंटर की बात करता हूँ, तो कॉलेजेस में बच्चों के साथ बहुत ज्यादा, आपको पता है कि स्कूल से बिल्कुल चेंज्ड एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो एक भी काउंसलिंग सेंटर नहीं होने का मतलब बच्चों को कोई गाइडेंस नहीं होता। मिथ जो होते हैं, बच्चों को इतने ज्यादा मिथ होते हैं अपने आप को लेकर, क्योंकि वो बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है, तो अपने आप को लेकर इतने ज्यादा मिथ होते हैं, बाकी दूसरे जेंडर को लेकर इतने ज्यादा मिथ होते हैं, फिर बुलिंग बहुत ज्यादा होती है। और ये सब सारी चीजें जो है ये मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। लेकिन हमारे यहाँ पर उस तरह का कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, कोई हेल्प सिस्टम है ही नहीं। तो गवर्नमेंट को इस पर सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि कम से कम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बच्चों के लिए और यूथ के लिए, जैसे बच्चों के लिए 1098 चाइल्ड सेंटर जो होते हैं, इसी तरह यूथ के लिए भी होना चाहिए काउंसलिंग सेंटर, जहाँ पे यूथ कभी भी जाकर अपनी बात कर सकता है। और मुझे तो लग रहा है कि हर गांव में होना चाहिए, क्योंकि गांव में भी ये इतनी बड़ी प्रिवलेंट है। एंड आपको बता देता हूँ कि बहुत जो सुसाइडल रेट है इंडिया में, वो बहुत हाई है, स्पेशली अमंगस्ट यूथ और अमंगस्ट स्टूडेंट्स के बीच में जो सुसाइड का रेट है वो बहुत बड़ा है। तो उसको कम किया जा सकता है अगर हम मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं। ठीक है बलजीत जी, आपने मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, हमें डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताया। अब हम फिर से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि है एजुकेशन। तो अभी गवर्नमेंट स्कूल्स, क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, प्राइवेट जैसे तैसे करके अपनी दुकान चला रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन देकर, गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। मुझे जो हमें पता चला, हमारी टीम को पता चला, वो ये पता चला है कि बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, और स्मार्टफोन्स नहीं है तो आप ऑनलाइन क्लास ले ही नहीं सकते। तो इन सब परेशानियों के बीच आपकी संस्था और गवर्नमेंट क्या कैसे काम कर रही है? देखिए, ये लॉकडाउन की जो परिस्थिति है वो एकदम से हुई है, तो उसके लिए ना सरकार प्रिपेयर्ड थी और सच पूछो तो ना संस्थाएं प्रिपेयर्ड थी। अब उस वजह से कहने में कि कर क्या रहे हैं, एक तो होता है करना और एक होता है आउटपुट आना। तो करने में सरकार कर रही है कि अपने टीचर्स को उन्होंने बोला है व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए सब पेरेंट्स का, और वहां पर कंटेंट पहुंचाने के लिए कुछ स्कूल्स ने शुरू कर दिया है किताबें बांटना है। भाई जो सरकारी स्कूल है
उनके टीचर्स भी गांव में जाके किताबें बांट रहे हैं। मगर ये सिर्फ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों का जो है पढ़ाई का जो है उसमें उनमें आउटपुट, उनका लर्निंग लेवल जो होता है बच्चों का, उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। तो कर तो रहे हैं, सरकार भी कर रहे हैं और संस्थाएं भी कर रही हैं। आप अगर हमसे पूछोगे तो हम लोग आज ई कंटेंट बना रहे हैं। हम उस ई कंटेंट को फेसबुक के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए पेरेंट्स तक पहुंचाने की बात मतलब कोशिश कर रहे हैं। मगर क्या आपके बच्चे पढ़ रहे कंटेंट हैं? में, नॉर्मली कंटेंट में भी है क्या? आप क्या जो 6th से प्राइमरी स्कूल्स को लेते हो या हायर एजुकेशन स्कूल्स को लेते हो? आप हमारा उस मेन content में फोकस क्या अभी डालते हो? हमारा मेन फोकस अभी प्रशांत प्राइमरी क्लासेस पर है। उसमें स्पेशली 4th एंड 5th के साथ उसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों को आम भाषा में, एक हम हिंदी भी यूज कर रहे हैं लेकिन हिंदी भी आम भाषा वाली यूज कर रहे हैं, ताकि बच्चे अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ पाए आसानी से। तो उन भाषा में हम जो सिलेबस के ऊपर है वही हम कंटेंट बना के बच्चों तक भेज रहे हैं, लेकिन वो आम भाषा में है। दूसरा एक गतिविधि द्वारा है, जो कि सिर्फ रट्टा वाली जो पद्धति होती है उसमें नहीं है। हम लोग आम भाषा में बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कितना बच्चा सीख रहे हैं ये एक सवाल है, ये हम पे भी सवाल है। जो तो इस सवाल का सल्यूशन क्या है? मुझे अब वो जानना है कि सवाल तो मैं भी खड़े कर सकता हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं सवाल कर सकता हूँ, अब आप भी सवाल कर रहे हैं। तो इस सवाल का सल्यूशन क्या है, मुझे वो जानना है, इसका जवाब क्या है? टू बी क्योंकि ऐसे वेरी तो फ्रैंक, हमेशा नहीं रह सकते। लॉकडाउन, चलिए लॉकडाउन खत्म भी होगा या बढ़ेगा भी, पर ऐसे तो कब तक चला जाएगा? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन हमारा कल का भविष्य है। तो इसके बारे में आपका क्या बिल्कुल। कहना है? सो देखिए, इसमें अगर हम कहें तो सरकार की फेलियर जो रही है अब तक, वो ये रही है कि स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है। जबकि हम आज 21st सेंचुरी में हैं। आज बच्चों को रोबोटिक्स, बच्चों को ये चीजें सिखानी चाहिए। आप प्राइवेट स्कूल ले लीजिएगा, बेस्ट प्राइवेट स्कूल लीजिएगा, आप देखिएगा उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। उसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कंप्यूटर क्या होता है, क्या जरूरत है। आज हमें ये बच्चों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारे टाइम पे होता था कि जब कंप्यूटर चलते नहीं थे तो हम थ्योरी पढ़ लेते थे। आज बच्चों के पास, बच्चे डायरेक्टली ऑनलाइन जो है टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर तो ये ये तो हमारे प्राइवेट स्कूल्स सिर्फ भी। उन जो अपर मिडिल क्लास बच्चे हैं उनके लिए स्मार्ट क्लासेस इतनी जरूरी नहीं है, पर जो लोअर मिडिल क्लास है या जो लोअर क्लास है उनको तो स्मार्ट क्लास अभी भी एक रॉकेट साइंस लगता है। हाँ लगता है, लेकिन लगना नहीं चाहिए। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं प्रशांत, इफ आई वुड से कि सेकंड क्लास का बच्चा जो है आज वो मुझसे फास्ट कंप्यूटर सीख लेगा। सो आज अगर हम बात करते हैं, चाहे वो ऐप डेवलप करने की बात हो या कुछ भी हो, आज बच्चे 6 और 7 से स्टार्ट कर देते हैं। सो इंडिया में बहुत कम स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा होता है, जो सिर्फ इंटरनेशनल कुछ चुनिंदा स्कूल्स हैं। मगर जो बात करें हम अगर हरियाणा में आप बड़े से बड़े स्कूल ले लीजिएगा, एक दो को छोड़ के, वहां पर उन स्कूलों में भी ये कंप्यूटर भी हैं, ई क्लासेस भी हैं, लेकिन उनमें भी जो तरीका है पढ़ाने का, जो कंटेंट है, वो बहुत अप टू द लेवल नहीं है। उसमें हम बहुत पीछे चल रहे हैं। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि 1 डेकेड पीछे चल रहे हैं। हम 2009-2010 जो कुछ कंट्रीज में था वहां पे चल रहे हैं। सो हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो आज अगर आप पूछो मुझसे तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता। अभी के आप अभी आगे अचानक की से नहीं क्या बोल तैयारी सकते रहेगी? क्योंकि जब लॉकडाउन हटेगा तो एक तो आपको कोरोना की जो सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब का पालन करना पड़ेगा, और इसके बाद अब आप भी वापस जाएंगे 2 से 3 महीने के बाद। क्या ऐसा भी होगा कि जो सरकारी स्कूल में बच्चों को वापस लाने की भी तो एक समस्या रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। सो एक समस्या भी रहेगी। ये दोनों तरह प्ले हो सकता है। हो सकता है कि पॉजिटिव साइड जाए। आज वैसे ही सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट जो है वो गिरता जा रहा है। तो साल दर साल जब गिरता जा रहा था, तो अभी शायद कोरोना की वजह से सोशल ऑर्डर्स में चेंजेस होंगे, लोगों की सोच में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। ठीक है, लोगों को कन्विंस करना इजी रहेगा कि जो है आप फिर सरकारी से सिस्टम। आशावादी हो रहे हो, आप फिर से बोल रहे हो कि लोगों की सोच में चेंजेस आएंगे। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल लोगों की बिल्कुल। सोच और ज्यादा खराब होती जाएगी। नहीं, अगर हमें काम करना है तो हमें आशावादी होके करना पड़ेगा। और हमें क्योंकि समाज में काम करना है, लोगों के साथ काम करना है, तो हमें अभी आशावादी होना पड़ता है। इनफैक्ट और मैं आशावादी हूँ भी इस मामले में कि लोग जो है अब धीरे धीरे लोगों को लग रहा है
प्रशांत, आप यकीन नहीं करेंगे कि एक घर से लोग 5-5 हजार रुपए फीस दे रहे हैं गाँव में। उनकी बिल्कुल भी हैसियत नहीं है, फिर भी वो दे रहे हैं। क्योंकि इसलिए नहीं दे रहे कि उनको बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, बल्कि गाँव में एक होड़ आ गई है। आपने हरियाणवी शब्द सुना होगा, होड़। तो एक मतलब ये है कि पड़ोसी का बच्चा जा रहा है इसलिए मुझे एक भी दूसरे भेजना से चाहिए। कंपेयर करने की जो हमारे अंदर की बिल्कुल, प्रवृत्ति बिल्कुल। होती है, शायद उसे ही होड़ बोलते हैं। जी। तो अब आप जितने भी एडुकेटेड हो, ठीक है, मैं इनफैक्ट जब यूथ से बात करता था गाँवों में, तो मैं स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बोलता था, बेटा आपको लगता है कि आप लोग मान के चलिए इंस्पेक्टर बन के, ठीक है, या फिर आप ग्रेड बी की जॉब लेके, ग्रेड ए की जॉब लेके आपकी लाइफ आसान हो जाएगी? मैंने कहा ऐसा होता नहीं है। आपको नौकरी मिलती है, फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है कि भाई आप जो है बड़े अफसर हैं, अब बड़ा घर बनाइए। आप बड़ा घर बनाते हैं, फिर आते हैं कि बड़ी शादी कीजिए, ठीक है। तो एक समाज ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया हुआ था कि आप उससे निकल ही नहीं सकते थे। वो चक्रव्यूह है कि कंपैरिजन का चक्रव्यूह। प्रशांत खुद क्या कर रहा है ये नहीं देखा जाता, प्रशांत पड़ोसी के मुकाबले में क्या कर रहा है ये देखा जाता था। और वो कभी भी इनफ नहीं होता। तो आप एजुकेशन भी कितनी एजुकेशन ले रहे हैं वो इनफ नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि आपकी बच्ची आईआईटी में पीएचडी कर रही है और उससे दहेज मांगा जा रहा है, ठीक है। जब मैं गाँव में बात करता हूँ कि बच्चों की अभी शादी मत कराओ, उनको और पढ़ाओ, तो बहुत सारे माँ बाप बोलते हैं कि बलजीत अगर हम इन्हें पढ़ा देंगे तो दहेज ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की को पढ़ा लिखा लड़का ढूंढना पड़ेगा, नौकरी लगा हुआ लड़का ढूंढना पड़ेगा, वो दहेज ज्यादा मांगेगा। तो आप देखिए कहीं ना कहीं तो हमारी एजुकेशन में प्रॉब्लम थी। तो अभी जो है कुछ शादियां, जैसे मान के चलो लॉकडाउन के बाद शादियां बगैर खर्चे को हो रही है, और इससे परेशान बदलाव आने वाला है, आप यकीन कीजिएगा। और इससे, इस शादियों से जो हो रही हैं, इनसे माँ बाप को लगेगा यार बहुत आसानी हुई है, उनका जो कर्जे का डर था वो खत्म हो गया है। अब वो जब लोगों को जब लगने लगेगा कि यार ये तो सच में सही चीज है कि बगैर खर्चे के शादी कर रहे हो तुम लोग, तो अपने आप थोड़ा सा इसका प्रभाव खर्चा कर रहे हैं, तो हम बिना खर्चे के अब अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो पूरे समाज को फायदा होगा। देखिए, और ये सरकारी यकीन स्कूल में मानिए, अगर सच्चाई सच्चाई ये है, सरकारी स्कूल में अगर मैं भी हूँ, मेरे कल को बच्चे होते हैं, तो मैं खुद भी नहीं भेजूंगा। सरकारी स्कूल कुछ इस तरीके से बनाए हुए हैं, शायद आप भी नहीं भेजेंगे। पर आपको नहीं नहीं मैं लगता भेजू, कि मैं भेजू, इस सरकारी मैं ऑल इस, मैं आपसे नहीं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। अभी जो स्थिति है सरकारी स्कूल की, जहाँ टीचर्स क्वालिफाइड हैं पर वो पढ़ाते नहीं है, वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बोर्ड्स नहीं है, स्मार्ट क्लासेस तो शायद, फिर से मैं बोलूंगा एक वही वर्ड, मेरा रॉकेट साइंस हो गई है, पानी पीने को नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकारी स्कूल की अभी हालत क्या सुधरने वाली है? अगर सुधरने वाली है तो कैसे सुधरने वाली है? और अगर आप मैं भेजेंगे आपको तो एक क्यों एग्जांपल, भेजेंगे? अपने अपने जो बच्चे भेजेंगे तो क्यों भेजेंगे? हम पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं। हम गांव में जाते हैं, सबसे पहले यही बात बोलते हैं कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालिए। गांव के सबसे अमीर आदमी से भी हम ये बात कहते हैं। अब उसका असर ये होता है, हमें भी मालूम है कि इस साल ये नहीं भेजेगा, अगले साल भी नहीं भेजेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। तो बदलाव मैं आने में टाइम की प्रशांत ही थोड़ा बात बोल टाइम रहा हूँ लगेगा। कि कब तक ये टाइम, कब तक लगेगा? अब क्या होता है कि ये लोग वो लोग हैं जो सरकारी स्कूल में पिछले 5-7 साल से गए ही नहीं है, क्योंकि इनके बच्चे तो पढ़ते नहीं है। इनसे सरकारी स्कूल 100 मीटर की दूरी पर है, पर ये गई नहीं है। लेकिन ये सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे हैं। तो जो बड़ी जनरेशन है, जो दादाजी की उम्र की जनरेशन है, वो सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे हुए हैं। वो बड़ी जल्दी अटैच है सरकारी स्कूल से। जब हम उनसे बात करते हैं तो हमारा एक डायलॉग है प्रशांत, कि जब एक आदमी प्राइवेट स्कूल चला सकता है तो पूरा गांव मिलकर सरकारी स्कूल क्यों नहीं चला सकता। अब आप देखिए, प्राइवेट स्कूल में मान के चलो आप 1000 रुपए देते हैं, तब आपको ये सारी सुविधा मिलती है। आप स्मार्ट क्लास कह दो, आप टीचर्स कह लो, आप बसेस कह लो, जो भी फैसिलिटीज कहोगे, कंप्यूटर क्लासेस, सरकारी में बहुत सारी सुविधाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इनफैक्ट सरकार आपको पैसे भी देती है। यूनिफॉर्म के 1000 रुपए मिलते हैं, आपको 21 आइटम मिलते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने पर। तो अब आप देखिएगा, अगर आप वहां पे 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं, मैं गांव वालों को बोलता हूँ कि आप यहाँ पे 200 रुपए खर्च कर दो, आपको वहां से बेटर फैसिलिटीज मिल जाएंगी, प्लस गांव में 5-7 रोजगार भी आ जाएंगे। नहीं, गांव में दूसरी चीज, वो तो आपके जाने के बाद स्थिति सुधरी है ना। चलिए, अब मैं मान लेता हूँ आप वहां गए, आपने वहां पर स्किल एजुकेशन के बारे में बताया, आपने लोगों को अप्रोच किया, पर ऐसा तो हरियाणा हर जगह में नहीं है। महेंद्रगढ़ की साइड हालत खराब है, जींद की साइड हालत और भी ज्यादा खराब है। सरकारी स्कूल, मैं खुद जा चुका हूँ सरकारी स्कूलों में, मैं देख चुका हूँ, मैंने रिपोर्टिंग करी है, मैंने देखा है कि, और तो और छोड़िए, आप गुड़गांव में भी सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है।
ज्यादा खराब है गुड़गांव में। हाँ, जी सो क्योंकि गुड़गांव जैसे शहर में दिक्कत ये आ जाती है कि लोकल बच्चे बिल्कुल नहीं जाते, वहां पे हमेशा माइग्रेंट के बच्चे होते हैं, वो एक अलग चैलेंज है। मगर प्रशांत क्या हो रहा है कि मैं आपको अगर बात करूं, थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। आज के जो ऑफिसर्स हैं, यंग ऑफिसर्स जो हैं गवर्नमेंट, वो चाहे गवर्नमेंट टीचर्स हो चाहे वहाँ के ऑफिसर्स हो, उनकी सोच थोड़ी पॉजिटिव है। सो गवर्नमेंट टीचर्स बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। मैं आज आपको अपने करनाल की अगर बात करता हूँ, तो करनाल में जैसे पटेल प्राइमरी स्कूल है, वहाँ के टीचर्स बहुत प्रोएक्टिव हैं। वहाँ के टीचर्स गांव में जाते हैं, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल में 450 बच्चे हैं। इसी तरह से अगर मैं बाकी स्कूल की बात करूँ तो वहाँ पे खोराखेड़ी एक स्कूल है, बहुत सारे पिंगली स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है वहाँ पर, जहाँ पे 500 से ज्यादा बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल्स में, मिडिल स्कूल्स में। वहां पे एक स्कूल है 12th का, 6 to 12th का, वहां पे मोर देन 1000 गर्ल्स है, 1000 से ज्यादा लड़कियां हैं घरौंडा में। सो अब ये जो स्कूल्स हैं, ये एक तरह से बाकी जो एरिया के स्कूल्स हैं उनको एक तरह से राह दिखा रहे हैं। अब देखो, एजुकेशन सिस्टम एक दिन में खराब नहीं हुआ, ये सरकार की पिछले 20-25 साल की नेग्लिजेंस थी जिस वजह से स्कूल्स खराब होना शुरू हुए। अब उनको बदलाव में भी टाइम लगेगा, मगर बदलाव आ रहा है। अब पेरेंट्स को जो पहले जो होती थी फीस कम होती थी, प्राइवेट स्कूल जब हमारे टाइम पे थे, जब 20 साल पहले स्कूल हुआ करते थे, आज जो है फीस बहुत ज्यादा हो चुकी है प्राइवेट स्कूल की, क्योंकि प्राइवेट स्कूल को अब पूरा पूरा धंधा बन चुका है। पहले हुआ था कि अच्छी एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल स्टार्ट हुए थे। सो अभी पेरेंट्स परेशान है, अभी आधे से ज्यादा तबका जो है वो फीस नहीं भर पाता, चलिए, और जो फीस एक नहीं एक भर फैक्ट पा रहा की है। बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि अगले 5 साल या 10 साल में सरकारी स्कूलों की हालत कितने सालों में और सुधर जाएगी, और कैसे सुधरेगी? मैं आपको आज भी बोलता हूँ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, अगर आप कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ स्कूल्स, तो सरकारी स्कूलों में बेटर है प्राइवेट स्कूल से। आप यकीन नहीं करेंगे, बट मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। ज्यादातर प्राइवेट, 60% प्राइवेट स्कूल जो है वो टिन में चल रहा है। उनके पास पानी पीने की सुविधा नहीं है प्रशांत, टॉयलेट की सुविधा नहीं होती, वो ऑथराइज्ड नहीं होते सरकारी स्कूल से, वो किसी और स्कूल के नाम पे चलते हैं। तो गाँवों में स्कूल चल रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स इनमें भेज रहे हैं, क्योंकि ये लोग पेरेंट्स से जाके मिन्नतें मांगते हैं कि हम आपके बच्चों को भेज दो, और वो सब। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का सवाल ही नहीं था। सवाल जो आ गया है वो कंपैरिजन का आ गया है, कि आपके पास पैसे हैं तो आप प्राइवेट स्कूल में भेजो। अगर हम बच्चों, इट्स अ मेंटेलिटी प्रॉब्लम। ये तो ऐसा ऐसी क्या इसमें सोच हमें पड़ दो गई? तरीके से जैसे कि काम करना है। मैंने भी बोला कि मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने वाला हूँ, मैंने आपको बोला तो आपने मुझे टोक दिया कि नहीं मैं नहीं भेजूंगा। पर ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? एक नॉर्मल आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट में ही भेजना चाहता है, ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ, मेरा साथी जा था, उसको कुछ पेट में दिक्कत हो गई, तो उसने कहा कि यार मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैंने कहा सरकारी हॉस्पिटल चला जा। वो चौंका, क्योंकि सुना ही नहीं है, इमेजिन नहीं किया है कभी। बचपन से प्राइवेट में जा रहे हो, ठीक है, आपका एक्सेसिबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा था, क्योंकि गले मोहल्ले में आपके पास प्राइवेट का कोई ना कोई होता है, तो आप चले जाते हो तुरंत। सरकारी में आपको लंबी लाइनें दिखती हैं। वो उस दिन सरकारी में गया, 5 रुपए में उसको मेडिसिन मिल गई, ठीक है, वहां पे उसका इलाज हो गया, वो इतना खुश था, ठीक है। तो ये जो झिझक है ना प्रशांत, ये झिझक जो है आज की बड़ी कारण बनी हुई है। जब सेकंड, किसी कारणवश आती है कोई, जैसे लाइन हो गई, या आप लगा ले, आपने सरकारी अस्पताल का उदाहरण दिया, तो सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर्स होते हैं उनको एक ही समय में बहुत सारे पेशेंट देखने होते हैं निर्धारित समय में, तो उसके लिए भी वो ज्यादा आपको समय नहीं देते हैं। तो झिझक तो किसी ना किसी कारणवश बनी है, एकदम से तो झिझक नहीं आई। देखिए क्वालिटी उसमें नो डाउट है। आपके पास पैसा आता है, ठीक है, आप आसानी चाहते हो, आप सिस्टम की बजाय, इंडिया में सिस्टम के बजाय लोग आसानी ज्यादा चाहते हैं। लोग एक कम्युनिटी, सो हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली जो देश जो है, जो गांवों से निकला हुआ देश है, ठीक है, जो देश जो है जिसमें एकता बहुत ज्यादा मजबूत थी, वो उस देश में अनफॉर्चुनेटली आज कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। तो आज आपके पास पैसा आ जाता है, तो आप अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं, आप सरकारी सिस्टम को मजबूत नहीं करना चाहते। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जा भी रहे हैं और आप अगर थोड़ा प्रभावशाली है, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर है मान के चलिए, तो आप लाइन तोड़ना चाहोगे, ठीक है, आप चाहोगे कि मैं 5 मिनट खड़ा ना हूं। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी, ये भी बड़ा चैलेंज है। क्वालिटी दूसरा चैलेंज है। जैसे कि मान के चलिए सबकी सोच होगी कि सरकारी नौकरी मिलना मतलब आराम का काम है। आज आप अगर गांव में जाओगे और पूछोगे लोगों से कि सरकारी नौकरी आप अपने बच्चों को क्यों दिलाना चाहते हैं, लोग पहली चीज जो कहेंगे वो कहेंगे आराम है, ठीक है। मुझे लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी ले ले,
और मैं कहता हूं कि आराम क्यों करना है, काम करना है। सभी मोस्टली यूथ को काम करना है, मगर ऐसे भी यूथ है जिनको ये पता ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो जब से पैदा हुए हैं उनको ये बताया जाता है कि उस फलाना चाचा की सरकारी नौकरी है, वो देखो कितना पैसा कमा रहा है, वो कितना आराम कर रहा है। सो ये समाज का प्रॉब्लम है, ये एकदम से निकाला नहीं जा सकता। इसको समाज को सोचना होगा, समाज को पॉजिटिव तरीके से इस पर विचार करना होगा। जो नेताएं हैं, अब नेता जो होते हैं वो केवल चुने नेता नहीं होते, गांव के केवल सरपंच नहीं होते, वो केवल एमएलए एमपी नहीं होते। नेता जो होते हैं वो रिलीजियस लीडर्स भी हो गए, महिलाओं के जो समूह होते हैं गांवों में वो भी हो गए। सभी को आगे आना पड़ेगा, यूथ को आगे आना पड़ेगा और उनको बदलना पड़ेगा। ये उनका समाज है। अगर आज यूथ खड़ा नहीं होता है तो नहीं, इसका कुछ नहीं होगा। एंड प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। ये फर्क है। इसलिए आज हमारे समाज को और यूथ को जो है एक इंक्लूसिव मैनर में चलना पड़ेगा, और कम्युनिटी की जो चीजें हैं, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो चाहे वो हेल्थ सिस्टम है, उनको मजबूत करना पड़ेगा। चलिए हम दोबारा अपना टॉपिक एजुकेशन के ऊपर एकत्रित करते हैं। तो मुझे बताइए कि अब आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में अभी कितने सुधार की जरूरत है और वो सुधार कैसे कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरह की बननी चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से तो अभी अगर हमें जरूरत है तो जो बिगड़ चुका है वो बिगड़ चुका है। हमें अब अपने प्राइमरी लेवल को सुधारने की जरूरत है, जहां पर आप भी काम कर रहे हैं, कि जो आने वाली नई प्योद होगी वो अच्छी उभर कर है। तो उसके बारे में आप क्या क्या सुझाव देंगे? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो। देखिए, स्कूल जो होते हैं वो बहुत कम परसेंटेज प्ले करते हैं बच्चों की डेवलपमेंट में। सबसे ज्यादा जो होता है वो परिवेश होता है परिवार का और गांव का, या फिर माहौल जो होता है उसको। तो अगर आपके अपने बच्चों पर विश्वास नहीं है तो आप चाहे उनको कहीं भी भेज दीजिएगा, आप जितने भी अच्छे एजुकेशन सिस्टम में भेजेंगे बच्चे नहीं कर पाएंगे। अपने बच्चों पर विश्वास रखिएगा, अपने आप पर विश्वास रखिएगा, और आप अपने जो गांव के स्कूल है या फिर जो आप अपने टाउन के स्कूल हैं उनको सुधारने पे कोशिश कीजिएगा। आप सिर्फ अपने बच्चों के बारे में ना सोचें, क्योंकि पहले एक कहावत हुआ करती थी कि बच्चा जो बड़ा करने में केवल माँ बाप का हाथ नहीं होता, पूरे गांव का होता था। सो गांव में जब बच्चा कुछ कर रहा होता था, गलत कर रहा होता था, तो गांव में उसको कोई भी बड़ा बूढ़ा उसको टोक सकता था, उसको बोल सकता था कि बच्चे तुम ये गलत कर रहे हो, तो उसके माँ बाप उसको कुछ नहीं बोलते थे। आज वो परिस्थिति बदल चुकी है। तो लोगों को जो है इस वापस उस सोच को लाना होगा कि हमें मिलकर चलना है, बच्चे को पूरा गांव बड़ा करेगा। अगर मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख रहा है लेकिन पड़ोसी का बच्चा अगर नहीं पढ़ लिख रहा है, वो अगर आगे जाके चोरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो समाज को नुकसान पहुंचाएगा और मुझे भी नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें ये सोच रखते हुए समाज के लिए, समाज के बच्चों के लिए काम करना होगा। तो ये मेन चीज रहेगी। दूसरा जो रहेगा कि एजुकेशन के लिए सरकार से लोगों को सवाल करना पड़ेगा। जो सरकार है वो लोगों के लिए है, तो सरकार को जो लोगों के सिस्टम पर काम करना होगा। आज क्या होता है, प्राइवेट स्कूल जो हैं वो सरकार को बहुत सारा, आपको भी पता है, चंदा देकर आते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो उससे क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल का सरकार के वहां पे तबका थोड़ा भारी है, तो उसको जो है जनता ही कमजोर कर सकती है। जनता को जब अपने सरकारी स्कूलों के लिए जब मांग रखेगी तो उसमें बदलाव आएगा। आज आप देख लीजिएगा, हर जिले में कम से कम 5-7 ऐसे गांव होते हैं जिनके सरकारी स्कूल बहुत अच्छे मिलेंगे। वो गांव जो होते हैं वो अवेयर गांव है, उनके सरपंच, उनके लोग बाग जो है उन गांवों के अवेयर लोग हैं, उनमें टीचर भी अच्छे होते हैं, उनमें बच्चे भी पढ़े लिखे होते हैं। आज भी प्रशांत ऐसे गांव हैं जिनमें 100% बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, आपको ताजुब होगा ये जानकर। तो अब इन गांवों के लोग अवेयर गांव हैं, ये अपनी सरकार से डिमांड रखते हैं, इनके सरकारी स्कूलों में सारी फैसिलिटीज है, तो ये सारी फैसिलिटीज सारे सरकारी स्कूलों में हो सकती है। सरकार के पास पैसा भी है, और यकीन रखिएगा जब आप इस तरह का इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको सरकारी ठेके पे भरोसा नहीं, आपको अपने सरकारी तंत्र पर भरोसा हो जाएगा।
चलिए बलजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बताया कि प्राइवेटाइजेशन को कैसे कमजोर किया जा सकता है। आपने हमें बताया कि घरेलू हिंसा को सिर्फ एजुकेशन के ही बलबूते पर रोक सकता है। आपने हमें बताया कि प्राइमरी एजुकेशन को किस तरह से सुधारा जा सकता है। आपने हमें बहुत सारी एजुकेशन आज हमें दी, हमें बताया कि सरकारी स्कूलों में भेजना बच्चों के लिए इतना खराब नहीं होगा। मुझे भी इस चीज का नया ज्ञान प्राप्त हुआ। धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद प्रशांत। बस मेरी इतनी सी कोशिश है कि हमारा समाज जो है वो आगे बढ़े, सही दिशा में बढ़े, हमारे बच्चे आगे पढ़ लिख कर अच्छा काम करें, देश का नाम रोशन करें। आपके माध्यम से मुझे कहने का मौका मिला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।